जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों कि सीटेट का जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है उसमें प्रश्न पत्र कैसे पूछे गए हुए हैं। और इस प्रश्न पत्र को देख करके आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमारे प्रश्न पत्र ऐसे ही पूछे जाने वाले हैं। और दूसरी चीज आपको हम इस वीडियो में सीडीपी और उसके साथ साथ में जो हमारा अन्य भाग होता है उससे संबंधित प्रश्न पत्र में कैसे उत्तर देना है उन सभी बातों को हम लोग चर्चा में लाएंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप वीडियो पर हमारे नए हैं हमारे चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आप तक सबसे पहले जानकारियाँ पहुँचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पर आपके सामने हम यहाँ पर जो सबसे मुख्य निर्देश है उसको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जब आप एग्जाम में जाएं तो एग्जाम में जाने से पहले ही जब प्रश्न पत्र मिले तो आपको ये देख लेना है कि हमने जो भाषा फिल की हुई है अपने उसमें फॉर्म में, तो उसमें हमको कौन कौन सी भाषाओं का उत्तर देना है। जैसे मान लीजिए आप संस्कृत भाषा का चयन किए हैं, हिंदी भाषा का चयन किए हैं, अंग्रेजी भाषा का चयन किए हैं, तो ये जो आपका पांचवा निर्देश है इसको जरूर पढ़िए कि हमको कितने से कितने क्रम संख्या तक का उत्तर मुझे देना है साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग एक में आपसे बाल विकास पूछा जाएगा, भाग दो में गणित और विज्ञान के प्रश्न रहेंगे, भाग तीन में आपके सामाजिक विज्ञान के प्रश्न रहेंगे, भाग 4 में आपके अंग्रेजी और हिंदी जो आपकी भाषा होगी, आप अगर आप हिंदी भाषा का चयन किए तो हिंदी का उत्तर दीजिएगा, अंग्रेजी का चयन किए हैं तो अंग्रेजी का उत्तर दीजिएगा। भाग 5 में भी आप अगर सेकंड भाषा में अंग्रेजी या हिंदी का चयन किए हुए हैं तो जिस भाषा का चयन आप किए हैं उसी में आप उत्तर दीजिएगा। तो इसको जरूर केयरफुली आप लोग रीड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी जो है गलत करके आ चुके हैं और गलत करते भी हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम होता है कि हमको कितने क्रम से लेकर के कितने क्रम संख्या तक हमको कौन सा उत्तर देना है। तो ये पार्ट जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो सातवां पार्ट है इसमें सातवें पार्ट को भी जरूर पढ़िएगा। देखिए लिखा गया कि भाषा फर्स्ट के लिए 30 प्रश्न और भाषा फिफ्थ के लिए सेकंड जिसको कहते हैं उसके लिए 30 प्रश्न दिए गए हैं। इस परीक्षा पुस्तिका में केवल अंग्रेजी व हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। यदि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में आपके द्वारा चुनी गई भाषाएं अंग्रेजी व हिंदी के अलावा हैं तो कृपया यम कोड वाली उस भाषा वाली परिशिष्ट परीक्षा पुस्तिका मांग लीजिए जिन भाषाओं के प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं। इसका क्या अर्थ है समझिए। इसका अर्थ ये है साथियों कि अगर आपने भाषा सेकंड में संस्कृत चयन किया हुआ है या अंग्रेजी चयन किया हुआ है तो आपको क्या करना है कि आपका जो भी कोड में आपकी सीरीज में मिला हुआ है उसी कोड वाली सेकंड आपको जो है बुकलेट मांग लेनी है कि हमको सर ये वाली बुकलेट दे दीजिए और मैंने ये भाषा चयन किया हुआ है, नहीं तो आपका गलत उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में अब आपके सामने कुछ और छोटा सा एक इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर आपके लिए जो निर्देश दिया गया है कि आप अपने यहाँ पर पेपर में अपने परीक्षार्थी का अपना नाम भर लीजिएगा, अंकों और शब्दों में अपना रोल नंबर भर लीजिएगा और यहाँ पर अपने परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र जहाँ पर आपका एग्जाम हो रहा है उसको डालिएगा और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करना है, यहाँ पर आपके कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। अब इसके बाद साथियों हम लोग बढ़ रहे हैं भाग पार्ट जो भाग एक है पार्ट वन की तरफ, जिसमें आपको हम कराने वाले हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से जो प्रश्न होंगे और आपको इससे ये मालूम चल जाएगा कि हमारे सीडीपी का प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। चलिए हम यहाँ पर अपनी क्लास में सीडीपी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी सीडीपी की तैयारी कितनी है इन 30 प्रश्नों में आपको मालूम चल जाएगा। और अगर आपका बेहतर अंक नहीं आ रहा है तो अभी आपके पास समय है, आप बेहतर तैयारी करने के लिए आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर लीजिए, समय दीजिए ताकि आपका एक बार में ही सीटेट जो है क्वालिफाई हो जाए आपका। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं और यहाँ पर प्रश्न को आप समझते चलिएगा कि मैं इसमें बताऊंगा कि निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड भी क्या होते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है। तो बाल्यावस्था की जो अवधि होती है साथियों, यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला उत्तर आपके लिए दिया गया है कि धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। बिल्कुल नहीं, धीमी गति से नहीं होता है और मापा जा सकता है। अगला लिखा गया है कि बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। जी हाँ, यही उत्तर सही होता है इसमें बाल्यावस्था की अवधि में, क्योंकि बाल्यावस्था जो होती है उसमें आपका जो विकास होता है वो कंसिस्टली जो है क्वांटिटेटिव चेंज बहुत सारे होते हैं, इसमें मल्टी लेयर्ड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। तो याद रखना कि बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ये भी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ले देखिए लिखा है केवल परिमाणात्मक परिवर्तन, जी नहीं। केवल अनियमित और असंबद्ध होते हैं, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका उत्तर दूसरा सही होगा। अगला लिखा गया है साथियों निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर आपने अभी तक मनोवैज्ञानिकों को नहीं पढ़ा हुआ है, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, उसके साथ साथ में वाइगोत्स्की और उसके साथ साथ में इंटेलिजेंस का सिद्धांत, हावर्ड गार्डनर का भूत सिद्धांत, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो उनको जा करके जरूर पढ़िए आप।
और अगर आपके पास में जो है उन चीज़ों की समझ थोड़ी-सी जो है अगर बेहतर नहीं हो पा रही है, तो 1-2 बार आप ज़रूर एमसीक्यू करिए। उससे ये मालूम चल जाएगा कि इन मनोवैज्ञानिकों से कैसे प्रश्न पूछा जाता है साथियों। अब यहाँ पर आपके सामने निकटस्थ विकास का क्षेत्र से क्या अर्थ है, इसको समझिएगा थोड़ा-सा। क्योंकि जो जेडपीडी होता है, ये जो जेडपीडी का आपका सिद्धांत है, ये बताता है कि बच्चे जो वर्तमान में होते हैं, वो किसी जो है एमकेओ जिसको कहते हो मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, उसके संबंध में आकर के जो है वो क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। तो ऑप्शन यही सही होगा आपका, निकटस्थ विकास के क्षेत्र में। अब इसके बाद में साथियों अगला प्रश्न है तीसरा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? तो जब बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क करते हैं और जो प्रतिगमित चिंतन करने में समर्थ होते हैं, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग, और उसके साथ साथ में प्रोपोजिशनल थॉट रखने का काम करेंगे। तो यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद में साथियों अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 4। लिखा गया, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान में सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो देखिए यहाँ पर एक बात की गई, सामाजिक प्रणाली को बनाए रखना है और वह भी विश्वास करता है उसके ऊपर, तो सक्रियता पूर्वक जब समाज में कार्य करेगा तभी वह मानवीय संबंधों को और सामाजिक वर्ग को सुरक्षित रख पाएगा। तो इसमें आपका जो उत्तर सही हो जाएगा, उसमें कौन सा सही हो जाएगा साथियों? इसमें उत्तर सही हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के माध्यम से। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या हम लोग 5 देख रहे हैं। हमारा इन प्रश्नों का कराने का उद्देश्य केवल इतना है साथियों कि आप अपनी तैयारी को बेहतर से भांप सकें और उसके साथ-साथ में आप ये जान सकें कि हमारे प्रश्न पत्र में किस प्रकार से सीडीपी के प्रश्न आते हैं। अब इसके बाद में 5वां प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार, ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा है कि अगर मनोवैज्ञानिकों को नहीं पढ़ा है, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्ध सिद्धांत और कोहलबर्ग, तो आपको मैं वीडियो के लास्ट में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप उन वीडियो को देख करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक जो है ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले पहुंचते रहें साथियों। इसके बाद में यहाँ पर हम प्रश्न देख रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है, मतलब कौन सा जोड़ा सही इसमें लगाया गया है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कुल मिलाकर के कितनी बुद्धियों को बताया है? 8 प्रकार की बुद्धियों को बताया है, और उन 8 प्रकार की बुद्धियों को पढ़ लीजिएगा साथियों, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 100% लिख लीजिएगा कि इससे प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने 8 प्रकार की जो बुद्धियाँ होती हैं, उसमें सबसे पहले यहाँ पर स्पेशल यानी कि स्थानिक इंटेलिजेंस की बात करें, तो जो स्थानिक बुद्धि वाले होते हैं, वो जैसे मूर्तिकार हो गए, उसके साथ-साथ में आर्किटेक्चर हो गए, ये सभी बनने वाले होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्थानिक बुद्धि को उसमें आ जाता है, मूर्तिकार में आ जाता है। उसके बाद में इंट्रापर्सनल अंतरा व्यक्तित्व वाले में, तो जो अंतरा व्यक्तित्व वाली इंटेलिजेंस होती है वो क्या बनते हैं, मनोवैज्ञानिक वगैरह बनते हैं। जो भाषिक बुद्धि वाले होते हैं वो विक्रेता हो सकते हैं या फिर वकील हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, ये किस में आते हैं, ये भाषिक बुद्धि वाले में होते हैं। लेकिन पूछा गया है कौन सा जोड़ा सही इसमें लगाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, बॉडली बॉडली काइनेस्थेटिक जो आपकी इंटेलिजेंस होती है, वो बताती है कि जिसमें शारीरिक मांसपेशियों को जो है गतिशीलता प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है, तो खिलाड़ी बन सकते हैं, एथलीट बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। तो जो आपकी काइनेस्थेटिकल जो आपकी एनर्जी होती है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है या फिर जो उसकी इंटेलिजेंस होती है, इससे जो है बॉडी में मूवमेंट के लिए ही लोग जाने जाते हैं। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 6 दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की जी को आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वॉलबर्ग को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर आप पढ़िए। यहाँ पर लिखा गया, लेवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा क्या करता है? देखिए लिखा गया है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, या बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, या स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो इसमें जो आपका उत्तर सही होगा, ध्यान दीजिएगा, लेवाइगोत्स्की ने जी ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे बड़ी भूमिका किसकी मानी है? भाषा की मानी है। तो इसलिए आपका उत्तर एक सही हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न 7वां है हमारा। 7वां प्रश्न कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, ध्यान समझिएगा, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन
बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। अरे भाई, मूल्यांकन सहायक होता है बच्चों के अधिगम में, तो इसको आप टर्मिनेट करिए। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि आपको अगर जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले उनके जो यहाँ पर ऑप्शन है उसको टर्मिनेट किया करिए कि बच्चों को आप सिर का ताज मानिए और बच्चे को आप राजा मानिए। राजा का मतलब होता है कि बच्चे को सर्वोपरि मानना है, बच्चे को जो है कभी कठोर दंड नहीं देना है, बच्चे को रटाने पर ध्यान नहीं दिलाना है, बच्चे को जो है विभिन्न प्रकार के जो है कहते हैं जिसको कि उसके जो भी विभिन्नताएं हैं उसको इग्नोर नहीं करना है। तो इन सभी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। अब इसके बाद में सबसे पहला आपका ऑप्शन तो टर्मिनेट हो गया। दूसरा लिखा कि बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। अरे भाई, हम लोग बच्चों को अगर जो है बच्चों का असेसमेंट नहीं करेंगे तो ये कैसे जानेंगे कि बच्चे कितना सीख रहे हैं हमसे, किन 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 चीज़ों में उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो ये तो रुकावट उत्पन्न नहीं करता है। अगली चीज लिखा गया, तीसरा ऑप्शन है कि अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल माना जाता है या कम सफल माना जाता है, और वह असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। तो भैया देखिए, हमको यहाँ पर हमें जो गार्जियंस के फीडबैक होते हैं, बेहद सफल या कम सफल कह करके जा रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमको अपने ऊपर ध्यान दे करके ही बच्चों को जो है आगे बढ़ाना है। तो देखिए अगला ऑप्शन चौथा, यानी कि अब तो तीन तो टर्मिनेट ही हो गए, तो चौथा सही होगा। बेहद महत्वपूर्ण है। क्या मूल्यांकन हमारा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक कर होता है। तो कहने का मतलब है कि जो हम मूल्यांकन करेंगे, अगर बच्चों के पास में कुछ समस्याएं आ रही हैं साथियों, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार की समस्याएं बच्चों के मध्य उपस्थित हो रही हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसी के आधार पर ही हम लोग कार्य कर सकते हैं और अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 दिया गया है। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के स्तर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशील पद्धति कौन सी होगी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जेंडर वाइज की बात कर रहे हैं, लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करना है। अगली चीज, विकास के स्तर की संभावनाओं को बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमें निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना। अरे भाई, हमें इग्नोर की नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है क्लासरूम में किसी भी प्रकार से। अगला, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। देखिए, चित्रित लिंग भूमिकाओं का मतलब होता है कि जेंडर रोल्स में, जैसे मान लीजिए किसी भी प्रचार को आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा महिलाओं को ही जो है आगे किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के जो है एडवर्टाइजमेंट में जो है बॉयज को भी, मेल को भी जो है आज स्थान मिल रहा है, तो इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत माना जाएगा। एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। भाई देखिए, जेंडर वाइज की बात कर रहे हैं, तो जेंडर वाइज मुझे रोकना है, तो जेंडर वाइज रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको जो है एक से अधिक लिंग के योग के समूह को बनाना पड़ेगा और उसके माध्यम से ही हमको सिखाना पड़ेगा। तो आपका अगला ऑप्शन दिया गया चौथा, की क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो यही बातें हमारी क्या हो जाती हैं साथियों, यही बातें हमारी सही हो जाती हैं। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं साथियों, प्रश्न संख्या आपकी जो है यहाँ पर 9वां प्रश्न है, तो इसमें उत्तर चौथा सही हो जाएगा। अब 9वां प्रश्न कह रहा है कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, मल्टी जो लैंग्वेजिज्म आपका क्लासरूम होता है उसमें क्या होता है कि अध्यापक को एक गुण और साधन मानना चाहिए। बिल्कुल हाँ जी, यही उत्तर सही भी होगा। एक रुकावट नहीं मानना है, एक समस्या नहीं मानना है, एक व्यवस्थागत मुद्दा नहीं मानना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला लिखा गया साथियों, प्रश्न संख्या 10 है आपका, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें क्या होता है। बाल केंद्रित जो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है, हमने कहा कि बच्चे को आप सर का ताज मान लीजिए, राजा मान लीजिए, कि बच्चा हमारे लिए सब कुछ है। बच्चे को हमें कभी भी जो है दंड नहीं देना है, बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को वर्गीकृत नहीं करना है, किसी क्लासरूम से अलग नहीं करना है, उसको पुरस्कार का लालच नहीं देना है। इन सब बातों को हमको क्या करना है, अपने चाइल्ड ओरिएंटेड क्लासरूम में ध्यान देना है। अब यहाँ पर लिखा गया है, अध्यापक केवल केवल देखिए, केवल आ जाए, रटना आ जाए, ये सब काट दीजिए तुरंत है आप, मतलब इसको टर्मिनेट कर दीजिए, इसको काट दीजिएगा, ये ऑप्शन ही गलत रहेगा। इसमें ध्यान ही मत देना, तुरंत काटिएगा आप लोग। अब इसके बाद में लिखा, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत, ये देखिए वर्गीकृत आ गया, काट दीजिए इसको भी, क्योंकि भैया बच्चे को हमको उसकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना है यार, नहीं करना है हमको। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कम पढ़ने वाला बच्चा है जिसको कम आता है और कोई बहुत तेज बच्चा है, तो उसको क्या करोगे आप, अलग अलग क्लासरूम में बैठा देंगे, नहीं ना, एक ही क्लास में आप बैठा करके पढ़ाइए उसको, जो है उसकी समस्याओं पर विशेष जो भी उसकी आवश्यकता है उसको पूरा करिए आप।
अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 सॉरी आपका तीसरा आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन है, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करे। भैया हमने क्या कहा, बच्चे को आपको क्या मानना है, राजा मानना है, और राजा को कोई दंड देगा नहीं, देना है ना, तो दंड नहीं देना और ना उसको पुरस्कार का लोभ प्रलोभन देना है। तो ये भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका अब अगला जो आपका उत्तर यहाँ पर दिया गया चौथा, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। भाई हाँ, यही आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 11, 11वां प्रश्न कह रहा है साथियों, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत में आपके लेव वाइगोत्स्की जी ने बताया कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक से जुड़ करके इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। तो इसमें आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या हम लोग 12 की तरफ बढ़ रहे हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं। अरे भाई देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लिखा गया आंशिक दृष्टि वाले, है ना, यानी कि जो पार्टिली सीटेड जो आपके विद्यार्थी होते हैं उनको इनमें से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, भाई देखिए अगर आंशिक दृष्टि वाले हैं तो उनको बड़े आकार की जो मुद्रित पुस्तकें होनी चाहिए, है ना, उनको देना चाहिए। अगली चीज, त्रिविमी नक्शे और चार्ट भी देना चाहिए जिससे उनको बेहतर तरीके से देख सके। बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखा गया छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। भैया देखिए मतलब छोटी प्रिंटिंग वाली, स्मॉल प्रिंट जिसमें बहुत छोटे छोटे प्रिंट हो तो उसको नहीं देना चाहिए। तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद साथियों अगला आपका 13वां आपका जो प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है। यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है साथियों, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। देखो समावेशी जिसमें सबको समान परिवेश में रख करके हमको सिखाना है। अब यहाँ पर आपके सामने जो आपका ऑप्शन होगा उसको हम लोग देख रहे हैं। तो 13वां जो आपका प्रश्न कह रहा है समावेशी शिक्षा से संबंधित, तो बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना। भैया अभी हमने बताया यार कि अगर कतौ पृथककरण दिखाएगा ना आपको तो तुरंत काट दे उसको, ठीक, काट दीजिएगा। अगली चीज, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना है। तो भाई मैंने बताया ना कि उनको जो है लेबलिंग नहीं करना है, उनकी क्षमताओं के आधार पर उनको नामांकित नहीं करना, लेबलिंग नहीं करनी है। अगली चीज, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। अरे यार कितने प्रावधान करोगे, कितने, मान लीजिए किसी को कम आ रहा है तो उसको उसके लिए एक अलग विद्यालय खुलवा दीजिए आप, है ना, कि ये इसको कम आता है तो ये कम सीखने वाले बच्चों के लिए शिक्षण संस्थान चालू है। अरे भैया ऐसा नहीं किया जाता, एक ही शिक्षण संस्थान में आप उनकी जो भी क्षमता है उनको पहचानिए, उनके ऊपर विशिष्ट कार्य करिए, उनकी जरूरतों को पूरा करिए आप। अगला लिखा गया चौथा आपका ऑप्शन है, दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। अरे भाई वाह, कितना बढ़िया प्रश्न, आपका उत्तर दे दिया गया। अब इसके बाद में 14वां प्रश्न है, लिखा गया प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो गिफ्टेड होते हैं और क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार से आप संबोधित करेंगे। अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो लिखा गया कि उसको चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप दे करके दूर करेंगे, ठीक। अगला, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो यानी जिसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग की आवश्यकता हो, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर या रटने पर आधारित। मैंने कहा रटने पर आधारित हटा दीजिए, कहीं कोई उसको विशिष्ट निर्देश प्रश्न पत्र हल नहीं कराना है क्योंकि एक ही चीजों पर होगा, क्योंकि बच्चा क्या है, क्रिएटिव है ना। एक के प्रश्न पत्र दे करके उसको उपलब्ध करा करके उसकी आवश्यकता पूर्ण कर देंगे, नहीं। क्रिएटिव बच्चों को न चुनौतीपूर्ण कार्य दीजिए जिससे उनके अंदर जो होगा वो एक्टिविटीज करके वो सीखने का काम करेंगे और बोर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका उत्तर सही भी है। अगला 15वां प्रश्न, पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। देखिए यहाँ पर डिसलेक्सिया की बात कर रहा है, आपको हम नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ाएंगे कि जो हमारी अधिगम की अक्षमताएं होती हैं उनको जरूर पढ़ा देंगे ताकि आपको जो है ये सीखने में मिल जाए कि अधिगम की अक्षमताओं से कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आज तो देख लीजिए, आज बता देंगे आपको कि जो आपका 15वां प्रश्न कह रहा है कि जो पठन वैकल्प वाले होते हैं जिनको पढ़ने में कठिनाइयां होती हैं, है ना,
तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर लिखा है कि उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, भाई नहीं नहीं। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा नहीं। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, भाई यही तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पठन वैकल्प वाले बच्चों को पढ़ने या लिखने में क्या हो सकती हैं, यहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं। अब इसके बाद में आपका प्रश्न संख्या 16 लिखा गया है। 16वां प्रश्न कह रहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। पहले प्रश्न ना इतनी डीप पढ़ लिया करो कि प्रश्न में ही आपको उत्तर झलकना चालू हो जाए। लिखा गया प्रतिकूल परिस्थितियों में और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति होगी। अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन लिखा गया है साथियों। ऑप्शन लिखा है, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, या अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। भैया अब ये तो देखिए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। अरे हम पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, तो हम क्या कहेंगे, ये बचुआ जा करके आप किसी के यहाँ ट्यूशन ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमको यहाँ ना पढ़ाना पड़े। तो भैया सबसे निगेटिव वाला वर्ड कौन सा, यही तो दिख रहा है ना, तो इसको आप मार दीजिए सही। अब अगला, यानी कि जब ये एक के तो मिल रहा है ना, तो आगे देखिए, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना, उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध करना, भैया यह सही बात कहा जा रहा है। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। जी हाँ भैया, कोलेबरेटिव लर्निंग होनी चाहिए ना। तो ये आपके लिए यहाँ पर आपके उत्तर में आ गए। अब यहाँ पर आपका 17वां प्रश्न लिखा गया, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ किसकी, हमारे बच्चों की। करेक्ट, सांवेगिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता। अगला, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका में है या कोई आपसी संबंध नहीं है, कि भूमिका नगण्य होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे बच्चों के फिजिकल एंड इमोशनल जो आपका हेल्थ होता है वो सांवेगिक अवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। मीनिंगफुल लर्निंग, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको, जब कक्षा आपकी चल रही है तो उसको मीनिंगफुल लर्निंग में बदलना है, तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। और उसके बाद में लिखा गया है कि वे अपने मनोभावों यानी इमोशंस और अभिप्रेरणाओं यानी मोटिवेशंस को सुव्यवस्थित कर पाए। अगला लिखा है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर, भैया मैंने कहा वर्गीकृत दिखते मानना, उसको दुश्मन मान लो आप, वर्गीकृत को काट दो आप तुरंत। उसके बाद लिखा, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों, यानी मल्टी रिप्रेजेंटेटिव करने में समकक्ष हों। अगला, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके, देखिए हमने कहा ना, उपेक्षा की बात आए, मानक विधि की बात आए, हे भैया मानक विधि आ गया ना, तो काट दीजिएगा। यानी कि यहाँ पर आपके दो ऑप्शन टर्मिनेट हो गए। अब यहाँ पर यही दो ऑप्शन सही दिखे, तो आपका उत्तर देखिए फर्स्ट और थर्ड किस में है, फर्स्ट में है ना, फर्स्ट और थर्ड, बस सही कर दीजिए आप। अब इसके बाद में अगला प्रश्न 19वां दिया गया है, अधिगम एक डैश और एक डैश प्रक्रिया, मानी कैसी प्रक्रिया है अधिगम। तो अधिगम में ध्यान देना, अधिगम एक जटिल और एक सक्रिय प्रक्रिया में आता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है 20वां। 20वां प्रश्न कह रहा है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्या मानना चाहिए, टालना चाहिए, उपेक्षित करना, समझना, अनदेखा करना। हे भैया, अभय ने बताया कि अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो अगर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता तो आएगी ही आएगी, तो क्या करोगे, कल से पढ़ाने छोड़ दोगे, टाल दोगे आप उसको, नहीं उसको इग्नोर करोगे, अरे भाई नहीं, आपको अनदेखा करना है, नहीं, आपको उसको समझना चाहिए, उसके ऊपर कार्य करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या आपका 21वां दिया गया है। 21वां प्रश्न कह रहा है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश माने कैसा वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। अब बात को समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा टर्मिनेशन की आप देखिए, टर्मिनेट करने का आप तरीका देख लीजिए।
लिखा गया है कोलेबरेटिव यानी सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक यानी कॉम्पिटेटिव। दूसरा लिखा गया है प्रतिस्पर्धिक और सहयोगिक। और तीसरा लिखा गया भयावह या सुसाध्यक। भैया भयावह, अरे भाई भयावह नहीं बनाना, इसको काट दीजिए। अगला लिखा गया है कि प्रतिस्पर्धिक और सुसाध्यक यानी फैसिलिटेटिव। तो सबसे पहला काम आपको बताते हैं, हमेशा हमारा कक्षा, आपकी जो कक्षा की बात की जाती है, आपके लेव वाइगोत्स्की जी ने भी कहा है कि कक्षा में कोलेबरेटिव लर्निंग की बात होनी चाहिए और वहाँ पर कॉम्पिटेटिव होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा एक। अब इसके बाद में 22वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है साथियों। 22वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। जरा जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखा गया कि कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए, मतलब अधिगम मतलब समझिए ना, सीखने के लिए यार प्रेरित करना है, उसको अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, प्रभावशाली पद्धति है। तो मोटिवेट करके देखिए कैसे किया जा सकता है। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो। तो यहाँ पर देखिए जब भी कोई विद्यार्थी अगर सीख रहा है ना, तो पाठ का मतलब एक क्या होता है, इसके फोल्डिंग एक जिसको कहते हो अस्थाई, उसको क्या प्रदान करना, सहायता प्रदान करना, ठीक है। अब इसके बाद लिखा सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। भाई हमने क्या कहा, आपको जो है उसको बहुत ज्यादा कार्य करने पर बल नहीं देना है ना, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, नहीं। अगला प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, ये भी नहीं। तो आपके सामने ध्यान दीजिए कि पहला वाला ऑप्शन सबसे प्रबल है। क्यों? अगर बच्चा जो है अधिगम के लिए प्रेरित करना है, तो उसको जब कोई भी चीजें सीख रहा है ना, तो शुरू में उसको क्या करिए, एक अस्थाई थोड़ी थोड़ी सहायता करिए उसको सीखने में। जब बच्चा सीख जाएगा ना, तो खुद है गुरु गुरुए रहेगी और चेला शक्कर हो जाएंगे, है ना। तो आपको निश्चिंत रहना है, थोड़ा थोड़ा उसको सिखाने का प्रयत्न करिए आप। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, 23वां ध्यान दीजिएगा। 23वां प्रश्न कह रहा है बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। बात को समझ रहे हैं आप, चिल्ड्रन थिंकिंग्स की बात कर रहा है कि बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। आप ना भैया देखिए, जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना, तो एक प्रश्न को कम से कम 2 बार 3 बार पढ़िएगा, बेहतर समझ में आएगा। हम ये नहीं करें एक प्रश्न पे आप पूरा 2 ढाई घंटा आप अपना खर्च कर दीजिए। एक प्रश्न जो है आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। आप देखेंगे ना कि स्वयं से एक बार पढ़ेंगे थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे ना तो आपको उत्तर दिखने लगेगा, तीसरी बार पढ़िएगा ना तो आप उत्तर सही करके आइएगा, ये देख लीजिएगा आप। अब इसके बाद में 23वां प्रश्न आपका कह रहा है कि बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अभी रुके रहिएगा, बताएंगे कौन सा आपका उत्तर सही होगा ना। अब यहाँ पर लिखा कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना होता है। तो सही नहीं है की बात किया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। देखिए हमारे आपके घरों में ना, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर कहीं जेसीबी चल रही होती है तो वो जो है देखिएगा, वो लकड़ी का ऐसा कुछ करके वो लोग जेसीबी बना करके खेलना चालू कर, ट्रैक्टर बना के चालू कर देते हैं खेलना, है ना। मिट्टी गिराना चालू कर देते हैं, घर बनाना चालू कर देते हैं। तो ये सब उनकी क्रिएटिविटी है, उनके अंदर ये जो रचनात्मक सोच होती है ना, ये अपने सिद्धांतों की स्वयं रचना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 जो दिख रहा है ना, ये आपका नेगेटिव है, यही आपका आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद में आपका प्रश्न संख्या 24 चल रहा है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। बच्चे मान लीजिए विद्यालय में असफल हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए 24वां प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। भैया देखिए ये तो गलत कहा गया, क्योंकि सबके पास लर्निंग कैपेबल है, यानी सब जो है लर्न कर सकते हैं, बस करने वाला चाहिए। तो ये जो है उसको प्रस्तावित नहीं करता है। अब इसके बाद में लिखा गया निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। अगला साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय में निकाल देना चाहिए। भैया विद्यालय से निकालना नहीं है आपको, है ना। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो ये भी नहीं, उनके अंदर सामर्थ्य हो सकती है, लेकिन अगर देखो बच्चों का विद्यालय में असफल होना है तो इसका मतलब है कि विद्यालय उनकी रुचियों की पूर्ति करने में सामर्थ्य नहीं है। तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा।
अब इसके बाद में 25वां प्रश्न कह रहा है समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है। अगर आप ग्रुप टीचिंग कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आइए हम लोग यहाँ पर पहले यहाँ पर आपके ऑप्शन देखेंगे फिर चलेंगे। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं, या बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। तो भाई ये बताइए, मैंने कहा था कि बच्चों को कोलेबरेटिव लर्निंग सिखानी ही है ना, तो भ्रांतियां कैसे उत्पन्न हो सकती हैं। अगला है बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है। भैया ग्रुप लर्निंग टीचिंग कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो बच्चों का ध्यान क्यों भंग होगा। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। भैया देखिए, जब बच्चा कॉम्पिटेटिव की चीज़ों को सोचता है ना तो वो आगे जाने का प्रयास करता है, रुकावट नहीं पैदा होती है। तो आपके ये तीनों ऑप्शन टर्मिनेट हो गए। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अब इसके बाद में 26वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है। एक कक्षा में, अब बात को समझिएगा, एक आपकी कक्षा है, आप अपने आप को ना शिक्षक मान लेना बस। जब आप बैठना एग्जाम में आप शिक्षक मान लीजिएगा, मैं शिक्षक हूं तो मुझे इन प्रश्न में क्या करना चाहिए। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व यानी पेडागॉजी का आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है, तो वो क्या कर रही है। अब बात को समझिएगा थोड़ा सा। 26वां प्रश्न कह रहा है कि अगर आप अध्यापिका हैं और आप अपनी पेडागॉजी जो आपकी जो है स्ट्रेटजी है उन विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप कैसे, आप अध्यापक केंद्रित हैं। भैया नहीं, हमको चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बनाना है ना। अगला प्रगतिशील कक्षा के लिए आप यहाँ पर परिवर्तित कर रहे हैं, या पाठ्य पुस्तक। भैया पाठ्य पुस्तक केंद्रित कहीं भी दिख जाए ना काट दीजिएगा। व्यवहारवादी नहीं, आप एक प्रगतिशील कक्षा के लिए अपने बिहेव में चेंज कर रहे हैं ताकि आपकी क्लासरूम जो हो वो बेहतर ढंग से पढ़ सके। अब इसके बाद में साथियों प्रश्न संख्या 27, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आइए देखते हैं हम लोग। 27वां प्रश्न में बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। भाई हाँ, ये तो बात सही कही जा रही है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है, नहीं भाई नहीं, ये गलत कहा जा रहा है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की व्यवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है, ये नहीं, सुव्यवस्थित नहीं होता है ना। ये आपका मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया नहीं, ये आपका मल्टी डायमेंशनल, मैंने बताया आपको, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका उत्तर एक सही हो जाएगा क्योंकि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं शामिल हो सकती हैं। उसके बाद में साथियों प्रश्न संख्या 28वां कह रहा है निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। किसकी बात किया जा रहा है यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर मिडिल चाइल्डहुड की बात की जा रही है 28वें प्रश्न में। तो इसमें लिखा गया प्रतीकात्मक खेल का उभरना, या तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, या पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, या वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने का क्षमता का विकास। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर सही हो जाएगा वो तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से क्या है, मूर्त होता है। तो यही आपका मुख्य प्रमाण चिन्ह माना जाता है। उसके बाद में अगला, बच्चे के सामाजिकरण में विद्यालय कैसी इकाई है। ध्यान दीजिएगा साथियों, मैं आपके लिए अगली कक्षा लेकर के आ रहा हूँ इसमें कि जो बच्चों का जो यहाँ पर सामाजिकरण के जो आपके इकाई होते हैं, जैसे प्राथमिक इकाई द्वितीयक इकाई में कौन कौन शामिल होता है, तो वो चीज़ें मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा ताकि उससे भी बनने वाले प्रश्न आपके हल हो सके। तो यहाँ पर आपके लिए लिखा गया बच्चों के सामाजिकरण विद्यालय कि क्या कौन सी इकाई है, क्या होता है उसकी भूमिका। तो यहाँ पर लिखा कि कोई भूमिका नहीं होती है, या फिर कि बहुत कम भूमिका है, या प्राथमिक कारक है, या द्वितीय कारक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो समाज होता है, जो विद्यालय होता है, वो हमारे बच्चों के सामाजिकरण में एक द्वितीय कारक माना जाता है। अब इसके बाद में साथ में हमारे सीडीपी का सबसे अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को जो है पूरा अच्छे तरीके से देखा हुआ है और आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसे लगी और आपकी परीक्षा के लिए कितना उपयोगी आपके ये प्रश्न रहे हुए हैं। तो साथियों यहाँ पर हम तीसरा जो आपका 30वां प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो गुणात्मक चिंतन की बात किया है उन्होंने किसने किया है, जीन पियाजी जी ने किया है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर 30 का पहला। तो आज के लिए साथियों
इतना ही सीडीपी के प्रश्नों को आज आपने किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे साइंस यानी विज्ञान, और उसके साथ साथ में हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को। तो आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने साथियों के साथ में, और कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट रही है। जय हिंद साथियों।